अनिरुद्ध ने सारी जायदाद की झनक के नाम। अदिति बनी कंगाल। अर्शी ने उठाया हाथ। बोस हाउस की आलीशान दीवारों के बीच आज जो सन्नाटा छाया हुआ है वो किसी बड़े तूफान के आने की आहट है। और ये तूफान कोई और नहीं बल्कि खुद अनिरुद्ध बोस लेकर आने वाले हैं। जिस पल का डर अर्शी को पिछले 20 सालों से था वो घड़ी अब सामने आ खड़ी हुई है। ड्रामा क्वीन पूजा के इस एक्सक्लूसिव विश्लेषण में आज हम उस पहलू को उजागर करेंगे जो स्टार प्लस के इस शो के इतिहास को पूरी तरह से पलटकर रख देगा। घर के मुख्य द्वार से अनिरुद्ध के पर्सनल वकील का प्रवेश करना महज एक कानूनी प्रक्रिया नहीं बल्कि उस बारूद में चिंगारी लगाने जैसा है जिस पर ये पूरा परिवार बैठा हुआ है। अनिरुद्ध की गिरती सेहत और आंखों में तैरता हुआ पश्चाताप इस बात का गवाह है कि वो अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। हॉल में मौजूद हर शख्स के चेहरे पर अलग अलग भाव हैं। अदिति, जो इस गुमान में है कि वो बोस साम्राज्य की इकलौती वारिस है, और अर्शी, जिसे लगता है कि उसने अपने पति को अपनी मुट्ठी में कर रखा है। लेकिन कोने में खड़ी झनक, जो आज भी इस घर में एक अजनबी और आउटसाइडर की तरह बर्ताव झेल रही है, उसे अंदाज़ा भी नहीं है कि अगले कुछ पलों में उसकी किस्मत, उसकी पहचान और इस घर में उसका रुतबा हमेशा के लिए बदलने वाला है। अनिरुद्ध का व्यवहार पिछले कुछ दिनों से बेहद रहस्यमयी बना हुआ था। वो ना तो अर्शी से नजरें मिला पा रहा था और ना ही अदिति की किसी जिद को पूरा कर रहा था। उसकी खामोशी के पीछे एक पिता का वो दर्द छिपा था जो अपनी उस बेटी को हक दिलाने के लिए तड़प रहा है जिसे दुनिया नाजायज या अनाथ समझती है। ऋषि, जो अब इस घर का दामाद और शहर का एसपी है, वो अपनी पुलिसिया निगाहों से अनिरुद्ध की बेचैनी को भांप चुका है। ऋषि की स्थिति इस कमरे में सबसे पेचीदा है। एक तरफ उसकी वर्तमान पत्नी अदिति है जो सत्ता और पैसे की भूखी है, और दूसरी तरफ उसकी एक्स वाइफ झनक है जिसके साथ हुए अन्याय का गवाह वो खुद रहा है। ऋषि जानता है कि अनिरुद्ध कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं, लेकिन वो फैसला इतना बड़ा होगा कि अर्शी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इसका अंदाजा शायद खुद एसपी ऋषि को भी नहीं है। वकील ने जब ब्रीफकेस खोलकर वो हरे रंग का कानूनी दस्तावेज टेबल पर रखा तो कमरे में मौजूद हवा जैसे भारी हो गई। ये सिर्फ वसीयत नहीं बल्कि अनिरुद्ध बोस का वो कन्फेशन है जिसे वो सालों से अपने सीने में दफन किए बैठे थे। कहानी का असली ट्विस्ट तब शुरू होता है जब वकील वसीयत पढ़ने से पहले अनिरुद्ध की तरफ देखता है, मानो वो आखिरी बार पूछ रहा हो कि क्या वो वाकई ये धमाका करना चाहते हैं। अनिरुद्ध की सहमति मिलते ही वकील ने जो पहली शर्त पढ़ी उसने अर्शी के चेहरे से रंग उड़ा दिया। वसीयत की शुरुआत में ही अनिरुद्ध ने अपनी सारी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा दिया, जिसे सुनकर अदिति की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा कि एसपी की पत्नी होने के नाते और अनिरुद्ध की लाडली होने की वजह से ये सब उसी की झोली में गिरने वाला है। अदिति ने एक विजयी मुस्कान के साथ अपनी मां अर्शी की तरफ देखा, जैसे कह रही हो कि अब इस घर से झनक को धक्के मारकर निकालने का वक्त आ गया है। लेकिन नियति और अनिरुद्ध ने कुछ और ही तय कर रखा था। वसीयत के अगले पन्ने पर जो लिखा था वो सस्पेंस और इमोशन का ऐसा मिश्रण था जो दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देगा। अनिरुद्ध ने स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि बोस विला कंपनी के 75% शेयर और पुश्तैनी जेवर किसी और को नहीं बल्कि उनकी बड़ी बेटी को दिए जाएंगे। यहाँ बड़ी बेटी शब्द सुनते ही अर्शी ने राहत की सांस ली, क्योंकि उसे लगा कि अनिरुद्ध अदिति को ही बड़ी मान रहे हैं। लेकिन वकील ने जब नाम का उच्चारण किया तो सन्नाटा चीख में बदल गया। वो नाम अदिति बोस नहीं बल्कि झनक था। जी हाँ, अनिरुद्ध ने अपनी वसीयत में झनक को अपनी जैविक पुत्री स्वीकार करते हुए उसे अपनी सारी जायदाद का असली वारिस घोषित कर दिया। ये घोषणा होते ही अदिति के हाथ से पानी का गिलास छूट कर गिर गया और कांच के टुकड़े वैसे ही बिखर गए जैसे इस वक्त अर्शी का अहंकार बिखर रहा था। ऋषि, जो अपनी खाकी वर्दी के रौब में शांत खड़ा था, वो भी इस खुलासे से हैरान रह गया। उसे पता था कि अनिरुद्ध के मन में झनक के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, लेकिन इतना बड़ा कदम ये ऋषि की सोच से भी परे था। झनक, जो अब तक सिर झुकाए खड़ी थी, उसने धीरे से ऊपर देखा। उसकी आंखों में लालच नहीं बल्कि एक सवाल था कि क्या अनिरुद्ध ने ये सब उसे अपनाने के लिए किया है या ये सिर्फ उसकी मां नूतन के साथ हुए धोखे की भरपाई है। माहौल तब और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गया जब अर्शी ने चिल्लाते हुए वसीयत को झूठ और फरेब करार दिया। एक पत्नी के तौर पर अर्शी का ये गुस्सा लाजमी था, लेकिन पूजा यहाँ आपको ये समझाना चाहती है कि ये गुस्सा सिर्फ संपत्ति जाने का नहीं बल्कि उस सच का बाहर आने का है जिसे अर्शी ने 20 साल पहले दबा दिया था। अनिरुद्ध ने आज सबके सामने ये कबूल कर लिया कि झनक कोई और नहीं बल्कि उसकी और पुरानी झनक यानी नूतन की बेटी है। ये सच अदिति के लिए किसी तमाचे से कम नहीं था,
जिस लड़की को वो अपनी नौकरानी समझती थी, जिस लड़की से उसने ऋषि को छीना था, आज वही लड़की इस घर की मालकिन और उसकी अपनी बड़ी बहन निकल आई है। अदिति का पूरा अस्तित्व हिल गया है। वो ऋषि की तरफ देखती है, उम्मीद करती है कि उसका एसपी पति इस फ्रॉड को रोकेगा, लेकिन ऋषि अपनी जगह से नहीं हिलता। ऋषि की आंखों में झनक के लिए एक अजीब सा सम्मान और दर्द उभर आया है, जो अदिति की जलन को और भड़का रहा है। वकील ने आगे पढ़ते हुए ये भी साफ कर दिया कि अगर किसी ने इस वसीयत को कोर्ट में चुनौती देने की कोशिश की तो अनिरुद्ध ने एक गुप्त लिफाफा तैयार रखा है जिसमें अर्शी के कुछ ऐसे राज हैं जो उसे सीधा जेल पहुंचा सकते हैं। ये सुनते ही अर्शी, जो अभी तक शेरनी की तरह दहाड़ रही थी, भीगी बिल्ली बन गई। अनिरुद्ध का ये मास्टर स्ट्रोक था। उसने न केवल झनक को उसका हक दिया बल्कि अर्शी और अदिति के हाथ भी बांध दिए। अब बोस हाउस का समीकरण पूरी तरह से बदल चुका है। कल तक जो झनक घर के एक कोने में सिमटी हुई थी, आज कानूनी तौर पर इस छत की मालकिन है। अदिति, जो इस घर की बेटी बनकर राज कर रही थी, अब तकनीकी तौर पर अपनी ही सौतेली बहन की दया पर निर्भर हो गई है। ये पावर शिफ्ट शो में जो ड्रामा लेकर आएगा, उसकी कल्पना ही रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ऋषि अब एक अजीब धर्म संकट में है। कानूनन वो अदिति का पति है, लेकिन जिस घर में वो रह रहा है वो उसकी एक्स वाइफ झनक का है। अनिरुद्ध ने अपनी कांपती आवाज में जब झनक को पास बुलाया तो वो पल बेहद भावुक था। बिना एक शब्द बोले अनिरुद्ध ने झनक के सिर पर हाथ रखा और उसकी आंखों से बहते आंसुओं ने वो सब कुछ कह दिया जो वसीयत के शब्दों में नहीं लिखा था। लेकिन क्या अदिति अपनी हार इतनी आसानी से मान लेगी? बिल्कुल नहीं। अदिति की आंखों में जो प्रतिशोध की आग जल रही है, वो साफ बता रही है कि प्रॉपर्टी के बंटवारे का ये ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अभी तो शुरू हुआ है। अर्शी का हाथ उठाना और इस वसीयत ने रिश्तों की परिभाषा बदल दी है। अनिरुद्ध ने अपनी वफादारी अर्शी से हटाकर अपनी बेटी झनक पर लगा दी है। अब देखना ये है कि क्या झनक इस नई जिम्मेदारी और ताकत को संभाल पाएगी या फिर अर्शी और अदिति की साजिशें उसे इस घर को छोड़ने पर मजबूर कर देंगी। ऋषि का रोल यहाँ सबसे अहम होने वाला है। एक पुलिस वाला होने के नाते वो सच का साथ देगा या अपनी पत्नी अदिति का? ये सवाल हर दर्शक के मन में है। अनिरुद्ध का ये प्रायश्चित बोस परिवार के लिए विनाश लाएगा या फिर एक नई शुरुआत? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है, झनक अब बेचारी नहीं रही, वो अब बोस एम्पायर की क्वीन है। वकील के जाने के बाद हॉल में जो सन्नाटा था वो अब टूटने की कगार पर है। अनिरुद्ध के इस फैसले ने जैसे बोस परिवार की बुनियाद पर एक हथौड़ा मार दिया है। अर्शी, जो अब तक सदमे में थी, अचानक एक घायल शेरनी की तरह बिफर पड़ती है। उसकी आंखों में अनिरुद्ध के लिए अब प्यार नहीं बल्कि शुद्ध नफरत दिखाई दे रही है। ये नफरत उस धोखे की है जो अनिरुद्ध ने 20 साल पहले नूतन के साथ मिलकर दिया था, और आज उस धोखे का फल यानी झनक अर्शी के सामने मालकिन बनकर खड़ी है। अर्शी का आपा खोना लाजमी है। वो झपट कर उस वसीयत के पन्नों को फाड़ने की कोशिश करती है जो मेज पर रखे हैं। लेकिन अनिरुद्ध, जो अब तक कमजोर लग रहा था, एक चट्टान की तरह बीच में आ जाता है। अनिरुद्ध की आंखों में एक ऐसी चेतावनी है जो अर्शी ने अपने वैवाहिक जीवन में पहले कभी नहीं देखी थी। वो अर्शी को याद दिलाता है कि ये कागज के टुकड़े सिर्फ वसीयत नहीं है, बल्कि ये झनक का वो अधिकार है जो उसे जन्म के समय ही मिल जाना चाहिए था। इस हाई वोल्टेज ड्रामा के बीच सबसे दिलचस्प प्रतिक्रिया अदिति की है। अदिति, जो अब तक अपने पिता की लाडली थी, उसे महसूस हो रहा है कि उसका पूरा बचपन और उसकी परवरिश एक झूठ पर टिकी थी। उसे लगता है कि उसके पिता ने उसका हिस्सा काटकर उस लड़की को दे दिया है जिससे वो दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करती है। अदिति का गुस्सा आंसुओं में नहीं बल्कि एक ठंडी और खतरनाक खामोशी में बदल रहा है। वो अपनी माँ अर्शी की तरफ देखती है और फिर अपनी नजरें घुमाकर अपने पति एसपी ऋषि की तरफ करती है। अदिति को उम्मीद है कि ऋषि, जो कानून का रखवाला है और उसका पति है, वो आगे बढ़कर कहेगा कि ये वसीयत गलत है, कि अनिरुद्ध का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। लेकिन ऋषि अपनी जगह से टस से मस नहीं होता। ऋषि की ये खामोशी अदिति के दिल में एक और शक पैदा कर देती है। क्या ऋषि आज भी झनक की तरफदारी कर रहा है? क्या ऋषि को अंदर ही अंदर खुशी हो रही है कि झनक को उसका हक मिल गया? तभी माहौल तब और हिंसक हो जाता है जब अर्शी अनिरुद्ध की बातों से बौखलाकर अपना आपा पूरी तरह खो देती है और झनक की तरफ लपकती है। ड्रामा क्वीन पूजा के दर्शकों के लिए ये पल दिल थाम लेने वाला होगा। अर्शी का हाथ हवा में उठता है एक जोरदार तमाचा मारने के लिए, ताकि वो झनक को उसकी औकात याद दिला सके। झनक, जो डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है, उसे लगता है कि आज उसे फिर से अपमानित होना पड़ेगा। लेकिन तभी हवा में ही अर्शी का हाथ रोक लिया जाता है, और ये हाथ अनिरुद्ध का नहीं बल्कि ऋषि का है। जी हाँ, एसपी ऋषि ने अपनी सांस का हाथ पकड़ लिया है। पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। ऋषि की पकड़ इतनी मजबूत है कि अर्शी चाह कर भी अपना हाथ नहीं छुड़ा पाती।
ऋषि की आंखों में एक पुलिस वाले की सख्ती है। वो बहुत ही धीमी लेकिन कड़क आवाज में कहता है कि घरेलू हिंसा कानून के खिलाफ है, और अब चूंकि झनक इस घर की मालकिन है तो उस पर हाथ उठाना मतलब बोस विला के मालिक पर हमला करना है, जिसकी सजा अर्शी को सलाखों के पीछे ले जा सकती है। ऋषि का ये कदम अदिति के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं है। उसका पति उसकी आंखों के सामने अपनी मां का हाथ मरोड़ रहा है, वो भी उस 2 टके की लड़की झनक को बचाने के लिए। अदिति चिल्लाती है, ऋषि को हाथ छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन ऋषि अर्शी को एक झटके के साथ पीछे करता है और झनक के सामने एक ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। ये सीन सिंबॉलिक है। भले ही कागजों पर ऋषि अदिति का पति है, लेकिन नियति ने उसे आज भी झनक का रक्षक बना रखा है। झनक अपनी नम आंखों से ऋषि की पीठ को देखती है। उसे वो पुराने दिन याद आ जाते हैं जब ऋषि ने उसे दुनिया से लड़कर अपनाया था। भले ही आज उनके बीच तलाक की दीवार है, लेकिन उस दीवार में दरारें पड़ चुकी हैं। अनिरुद्ध ऋषि के इस कदम से राहत की सांस लेता है। उसे तसल्ली हो जाती है कि उसके जाने के बाद भी कोई है जो झनक की रक्षा करेगा, भले ही वो उसका दामाद क्यों ना हो। लेकिन अर्शी हार मानने वालों में से नहीं है। अपमान का ये घूंट पीकर वो शांत नहीं बैठने वाली। वो अदिति का हाथ पकड़कर उसे वहां से खींचते हुए अपने कमरे की तरफ ले जाती है। जाते जाते अर्शी की मुड़कर अनिरुद्ध और झनक को दी गई वो खूनी नज़र बताती है कि अब ये घर घर नहीं बल्कि एक युद्ध का मैदान बन चुका है। हॉल में अब सिर्फ अनिरुद्ध, झनक और ऋषि बचे हैं। अनिरुद्ध थका सा सोफे पर बैठ जाता है। झनक दौड़कर अपने पिता के पास जाती है और उनके पैरों में गिरकर रोने लगती है। वो कहती है कि उसे ये दौलत नहीं चाहिए, उसे सिर्फ शांति चाहिए। लेकिन अनिरुद्ध उसे समझाता है कि इस दुनिया में बिना ताकत के शांति नहीं मिलती। वो झनक से वादा लेता है कि वो इस वसीयत को कभी नहीं ठुकराएगी। ऋषि, जो ये सब दूर से देख रहा है, वो वहां से चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन उसका दिल और दिमाग भारी है। वो जानता है कि ऊपर कमरे में अदिति उसका इंतजार कर रही है और वहां एक और महाभारत उसका स्वागत करेगी। अब दृश्य बदलता है अर्शी और अदिति के कमरे की ओर, जहां षड्यंत्र रचा जा रहा है। अर्शी कमरे में इधर उधर टहल रही है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर है। अदिति बेड के कोने पर बैठी है, उसके चेहरे पर एक अजीब सी शून्यता है। अर्शी अदिति को भड़काना शुरू करती है। वो कहती है कि अनिरुद्ध ने न केवल अदिति का हक मारा है बल्कि उसे अनाथों जैसा महसूस कराया है। अर्शी अदिति के दिमाग में जहर घोलती है कि झनक ने काला जादू किया है या फिर अनिरुद्ध को ब्लैकमेल किया है। लेकिन अदिति का ध्यान कहीं और है। वो अर्शी से कहती है, माँ, प्रॉपर्टी की बात छोड़ो, तुमने देखा ऋषि ने क्या किया? उसने उस लड़की के लिए तुम्हारा हाथ पकड़ा। मुझे जायदाद जाने का गम नहीं है, मुझे डर है कि कहीं मेरा पति भी उस जायदाद के साथ झनक के पास न चला जाए। अदिति की ये इनसिक्योरिटी अर्शी के लिए एक हथियार बन जाती है। अर्शी समझ जाती है कि अदिति को मोहरा बनाने के लिए उसे प्रॉपर्टी का नहीं बल्कि ऋषि के प्यार का वास्ता देना होगा। अर्शी एक खतरनाक प्लान बनाती है। वो अदिति को समझाती है कि अगर हमें ये वसीयत रद्द करवानी है तो हमें साबित करना होगा कि झनक इस जिम्मेदारी के लायक नहीं है। वे कानून का रास्ता नहीं अपना सकते क्योंकि अनिरुद्ध के पास अर्शी के खिलाफ सबूत हैं। इसलिए उन्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे झनक खुद ही ये घर छोड़कर भाग जाए या फिर पागल साबित हो जाए। अर्शी अदिति के कान में फुसफुसाती है कि अब हमें ऋषि का इस्तेमाल करना होगा। हमें ऋषि को ये यकीन दिलाना होगा कि झनक अनिरुद्ध की बेटी होने का फायदा उठाकर घर तोड़ने आई है। अर्शी अदिति को सलाह देती है कि वो एक बेचारी पत्नी का नाटक शुरू करे, ना कि एक झगड़ालू औरत का। ऋषि जैसे मर्दों को आंसुओं से पिघलाया जा सकता है। अदिति, जो अपनी माँ की हर बात को पत्थर की लकीर मानती है, अपनी आंखें पोंछती है और शीशे में खुद को देखती है। उसकी आंखों में अब एक नई चमक है, एक शातिर खिलाड़ी की चमक। रात का वक्त है। बोस हाउस में सन्नाटा है, लेकिन किसी को नींद नहीं आ रही। झनक अपने नए बड़े कमरे में है जो उसे मालकिन होने के नाते मिला है, लेकिन उसे वो कमरा काटने को दौड़ रहा है। उसे हर आहट पर लगता है कि कोई उसे नुकसान पहुंचाने आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ ऋषि अपने बेडरूम में दाखिल होता है। वो उम्मीद कर रहा था कि अदिति चिल्लाएगी, झगड़ा करेगी, लेकिन वहां का नज़ारा देखकर वो चौंक जाता है। अदिति जमीन पर बैठी रो रही है, उसने खाना नहीं खाया है। जैसे ही ऋषि अंदर आता है, अदिति दौड़कर उसे गले लगा लेती है। वो कोई शिकायत नहीं करती, बस इतना कहती है, ऋषि, मुझे बहुत डर लग रहा है। पापा ने मुझे पराया कर दिया, क्या तुम भी मुझे छोड़ दोगे? ये अदिति का इमोशनल कार्ड है। ऋषि, जो एक सख्त पुलिस वाला है लेकिन दिल से भावुक है, वो अदिति की इस हालत को देखकर पिघलने लगता है। उसे लगता है कि अदिति वास्तव में विक्टिम है। अर्शी का प्लान काम करना शुरू कर दिया है। ऋषि अदिति को भरोसा दिलाता है कि वो हमेशा उसके साथ है, चाहे प्रॉपर्टी किसी के भी नाम हो। लेकिन दर्शक जानते हैं कि ये शांति तूफान से पहले की है। अर्शी अपने कमरे में बैठी एक पुरानी डायरी के पन्ने पलट रही है। ये डायरी शायद नूतन की है, जो अर्शी ने सालों पहले चुराई थी। अर्शी खुद से बड़बड़ाती है,
अनिरुद्ध, तुमने अपनी बेटी को वारिस तो बना दिया, लेकिन क्या तुम उसे अपनी पत्नी के वार से बचा पाओगे? अर्शी के दिमाग में एक ऐसा प्लान चल रहा है जो कल सुबह की चाय के साथ इस घर में भूचाल लाएगा। वो जानती है कि झनक की सबसे बड़ी कमजोरी उसका भोलापन और अनिरुद्ध की गिरती सेहत है। अर्शी अब अनिरुद्ध की दवाइयों के साथ छेड़छाड़ करने का मन बना रही है ताकि अनिरुद्ध बिस्तर पकड़ ले और झनक अकेली पड़ जाए। इस पावर गेम में अब रिश्तों की बलि चढ़ने वाली है। क्या झनक, जो अभी अभी पावर में आई है, इन शातिर खिलाड़ियों का सामना कर पाएगी? अगली सुबह का सूरज बोस विला की खिड़कियों पर दस्तक तो देता है, लेकिन घर के अंदर छाया अंधेरा और गहरा हो चुका है। ड्रामा क्वीन पूजा के दर्शकों के लिए ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक नई सुबह नहीं, बल्कि अर्शी बोस के उस मास्टर प्लान की शुरुआत है जिसे उसने रात भर जागकर तैयार किया है। नाश्ते की मेज पर सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन ये शांति किसी शमशान की शांति जैसी है। वसीयत के खुलासे के बाद ये पहला मौका है जब पूरा परिवार एक साथ बैठा है। नियमानुसार आज डाइनिंग टेबल की मुख्य कुर्सी यानी हेड ऑफ द फैमिली की सीट पर झनक को बैठना चाहिए, क्योंकि अब मालकिन वो है। लेकिन झनक अपने संस्कारों और अनिरुद्ध के सम्मान में चुपचाप अपनी पुरानी जगह पर ही खड़ी रहती है। अर्शी की तिरछी निगाहें ये सब देख रही हैं। अर्शी के चेहरे पर कल रात वाला गुस्सा नहीं है, बल्कि एक रहस्यमयी और डरावनी मुस्कान है। ये बदलाव अदिति को भी हैरान कर रहा है, लेकिन वो जानती है कि उसकी माँ ने जरूर कोई खिचड़ी पकाई है। अनिरुद्ध सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। वो कमजोर दिख रहे हैं, लेकिन उनकी आंखों में एक सुकून है, अपनी बेटी को उसका हक दिलाने का सुकून। जैसे ही अनिरुद्ध मेज पर आते हैं, अर्शी एक आदर्श पत्नी का नाटक शुरू कर देती है। वो दौड़कर अनिरुद्ध का हाथ थामती है और उन्हें कुर्सी पर बिठाती है। अर्शी का ये व्यवहार देखकर ऋषि की पुलिसिया छठी इंद्री खतरे की घंटी बजा देती है। ऋषि जानता है कि अर्शी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। उसका ये बदला हुआ रूप, उसका ये अचानक उमड़ा हुआ प्यार जरूर किसी तूफान का संकेत है। ऋषि अपनी कॉफी का घूंट भरते हुए कनखनियों से अर्शी को देखता है, जो बड़े प्यार से अनिरुद्ध के लिए जूस निकाल रही है। लेकिन ऋषि को क्या पता कि अर्शी ने सुबह सबसे पहले उठकर अनिरुद्ध की दवाइयों की बोतल बदल दी है। जी हाँ, अर्शी ने हार्ट की दवाइयों की जगह कुछ ऐसी गोलियां मिला दी हैं जो अनिरुद्ध के दिमाग को सुन कर देंगी और धीरे धीरे उन्हें बिस्तर पर ला खड़ा करेंगी। अर्शी का मकसद साफ है, अगर अनिरुद्ध ही होश में नहीं रहेगा तो झनक की ढाल कौन बनेगा। नाश्ते के दौरान एक छोटी सी घटना घटती है जो आने वाले क्लेश की नींव रखती है। नौकर जब अनिरुद्ध के लिए दलिया लेकर आता है तो अर्शी उसे रोक देती है और कहती है, आज से अनिरुद्ध जी का खाना मैं खुद अपने हाथों से बनाऊंगी। ये सुनकर अनिरुद्ध भावुक हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद अर्शी ने हालात से समझौता कर लिया है, लेकिन झनक को ये बात खटकती है। उसे अपनी माँ की डायरी की वो बातें याद आती हैं जहाँ लिखा था कि अर्शी मीठा बोलकर ही वार करती है। झनक आगे बढ़ने की कोशिश करती है, ये कहने के लिए कि वो बाबा का ख्याल रखेगी, लेकिन अदिति बीच में आ जाती है। अदिति व्यंग करते हुए कहती है, अब तुम मालकिन हो झनक, तुम ये छोटे मोटे काम क्यों करोगी? तुम बस जायदाद गिनो, पापा को हम संभाल लेंगे। अदिति का ये ताना ऋषि को चुभता है, लेकिन वो चुप रहता है क्योंकि वो देखना चाहता है कि अर्शी और अदिति का अगला कदम क्या होगा। अनिरुद्ध नाश्ता करके अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। अर्शी उनके पीछे पीछे जाती है, हाथ में वही बदली हुई दवाइयों का पत्ता लिए। कमरे में एक बेहद इमोशनल ड्रामा होता है। अर्शी अनिरुद्ध के पैरों के पास बैठकर रोने का नाटक करती है, माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैंने जो किया अदिति के प्यार में किया, लेकिन अब मैं झनक को स्वीकार करने को तैयार हूँ। अनिरुद्ध, जो स्वभाव से बहुत भावुक इंसान है, अर्शी के इस जाल में फंस जाते हैं। वो अर्शी के हाथ से पानी का ग्लास लेते हैं और वो जहरीली दवाई निगल लेते हैं। कैमरे का फोकस अर्शी की आंखों पर होता है, जिनमें जीत की चमक है। जैसे ही दवाई अनिरुद्ध के गले से नीचे उतरती है, अर्शी के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वो मन ही मन कहती है, अनिरुद्ध, ये दवाई तुम्हें मारेगी नहीं, बस तुम्हें जिंदा लाश बना देगी, और उस लाश के अंगूठे का निशान लेकर मैं वसीयत बदलवा लूंगी। दोपहर होते होते दवा ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। अनिरुद्ध को चक्कर आने लगे और उनकी जुबान लड़खड़ाने लगी। झनक, जो अनिरुद्ध के पास कुछ कागजात लेकर गई थी, अपने पिता की ये हालत देखकर घबरा जाती है। झनक कुछ कहने की कोशिश कर रही है, शायद वो अर्शी की साजिश के बारे में बताना चाहते हैं, लेकिन उनके मुंह से सिर्फ अस्पष्ट आवाजें निकल रही हैं। झनक चीखती है, ऋषि सर, जल्दी आइए। ऋषि, जो घर के बाहर अपनी जीप के पास खड़ा था, झनक की चीख सुनकर अंदर दौड़ता है। पूरा परिवार अनिरुद्ध के कमरे में इकट्ठा हो जाता है। अनिरुद्ध पसीने से लथपथ हैं और सांस लेने के लिए तड़प रहे हैं। यहीं पर अर्शी अपना दूसरा पत्ता फेंकती है। वो जोर जोर से रोना शुरू कर देती है और सीधा झनक पर उंगली उठाती है। इसने
ने क्या खिला दिया मेरे पति को? जब से ये कमरे में आई है इनकी हालत बिगड़ गई है। अर्शी का ये आरोप इतना तेज और अचानक था कि झनक हक्की बक्की रह जाती है। अदिति भी सुर में सुर मिलाती है। हाँ, मैंने देखा था झनक को पापा के लिए पानी ले जाते हुए। ये पापा को मारकर जल्दी से जल्दी पूरी प्रॉपर्टी हथियाना चाहती है। पूजा जी, ये सीन बहुत क्रूर है। एक बेटी जो अपने पिता की जान बचाने के लिए तड़प रही है, उसे उसी पिता का कातिल बताया जा रहा है। झनक ऋषि की तरफ देखती है, उम्मीद करती है कि वो इस झूठ को नहीं मानेगा। ऋषि तुरंत एक्शन में आता है। वो एक एसपी की तरह स्थिति को संभालता है। वो सबसे पहले डॉक्टर को फोन करता है और अनिरुद्ध की पल्स चेक करता है। ऋषि अर्शी और अदिति को कमरे से बाहर जाने को कहता है ताकि मरीज को हवा मिल सके, लेकिन अर्शी हटने को तैयार नहीं। वो जिद करती है कि झनक को अरेस्ट किया जाए। ऋषि, तुम पुलिस वाले हो, अपनी आंखों के सामने मर्डर होते देखोगे? अरेस्ट करो इसे, अर्शी चिल्लाती है। ऋषि का सब्र अब जवाब दे रहा है। वो अर्शी की आंखों में आंखें डालकर पूछता है, आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं कि ये मर्डर की कोशिश है? क्या आपको पता है कि इन्हें क्या दिया गया है? ऋषि का ये सवाल अर्शी को एक पल के लिए चुप करा देता है। अर्शी घबरा जाती है कि कहीं वो अपनी ही चाल में न फंस जाए। डॉक्टर के आने के बाद जो खुलासा होता है वो और भी चौंकाने वाला है। डॉक्टर बताते हैं कि अनिरुद्ध का ब्लड प्रेशर अचानक बहुत लो हो गया है, जो किसी गलत मेडिकेशन की वजह से हो सकता है। ऋषि की निगाहें तुरंत बेड साइड टेबल पर रखी दवाइयों पर जाती हैं। वो चुपके से उन दवाइयों को अपनी जेब में रख लेता है। किसी ने ये नोटिस नहीं किया सिवाय झनक के। झनक समझ जाती है कि ऋषि कुछ तो शक कर रहा है। अनिरुद्ध बेहोशी की हालत में है, कोमा जैसी स्थिति। अब बोस हाउस में झनक पूरी तरह अकेली है। उसका सबसे बड़ा सहारा उसके पिता अब बेसुध पड़े हैं। शाम को घर का माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है। अर्शी ने घर में ये बात फैला दी है कि झनक अपने पिता के लिए अपशगुन है। नौकर चाकर भी अब झनक को शक की निगाह से देख रहे हैं। झनक अपने कमरे में बैठकर रो रही है, तभी दरवाजा खुलता है। अंदर कोई और नहीं बल्कि अदिति आती है। अदिति के हाथ में एक कोरा कागज है। वो झनक के पास आकर बड़े इत्मीनान से कहती है, झनक, अगर तुम चाहती हो कि हम पुलिस केस ना करें और तुम जेल जाने से बच जाओ तो इस पेपर। ये एक सीधा सीधा ब्लैकमेल है। अदिति और अर्शी अनिरुद्ध की बीमारी का इस्तेमाल झनक को तोड़ने के लिए कर रही हैं। झनक उस कागज को देखती है और फिर अदिति को। उसकी आंखों के आंसू सूख चुके हैं। झनक खड़ी होती है और अदिति के हाथ से वो कागज लेती है। दर्शकों को लगेगा कि झनक हार मान लेगी, साइन कर देगी, लेकिन तभी झनक उस कागज के 2 टुकड़े कर देती है और अदिति के मुंह पर दे मारती है। मैं अनिरुद्ध बोस की बेटी हूं, कायर नहीं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी और ये साबित करके रहूंगी कि बाबा की ये हालत किसने की है। झनक की आवाज में वो शेरनी जाग उठी है जो अब तक सोई हुई थी। अदिति गुस्से से पैर पटकते हुए बाहर चली जाती है, लेकिन बाहर गलियारे में ऋषि खड़ा ये सब सुन रहा था। ऋषि के चेहरे पर एक हल्का सा संतोष का भाव आता है। उसे खुशी है कि झनक ने घुटने नहीं टेके। लेकिन ऋषि के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती है वो अनिरुद्ध की मेडिकल रिपोर्ट और उन दवाइयों की फोरेंसिक। उधर अर्शी अपने कमरे में बेचैनी से टहल रही है। उसे पता है कि लैब की रिपोर्ट आने में 24 से 48 घंटे लगेंगे। उसके पास सिर्फ इतना ही वक्त है। उसे ऋषि का ध्यान भटकाना होगा और झनक को घर से बाहर निकालना होगा। अर्शी के दिमाग में एक बेहद खौफनाक आइडिया आता है, एक ऐसा प्लान जिसमें खून बहेगा और इल्जाम सीधे झनक पर आएगा। अर्शी अपनी अलमारी से एक पुराना खंजर निकालती है जो बोस परिवार की एक एंटीक पीस है। वो अदिति को कमरे में बुलाती है। अदिति खंजर देखकर डर जाती है, लेकिन अर्शी उसे समझाती है कि बड़े युद्ध में छोटी मोटी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। अर्शी का प्लान ये है कि वो खुद पर हमला करवाएगी, हल्का सा घाव जिससे जान को खतरा ना हो लेकिन पुलिस केस बन जाए, और इस हमले का हथियार वो झनक के कमरे में छिपा देगी। अटेम्प्ट टू मर्डर का केस, वो भी सबूत के साथ। तब ऋषि भी झनक को नहीं बचा पाएगा। शाम का अंधेरा गहराते ही घर में अजीब सी गतिविधियां शुरू हो जाती हैं। बिजली के फ्यूज के साथ अर्शी ने कुछ छेड़छाड़ करवाई है ताकि सही वक्त पर घर की लाइट चली जाए। झनक अपने कमरे में है। अनिरुद्ध की देखभाल के बाद थक चुकी है। उसे नहीं पता कि उसकी अलमारी के पीछे अर्शी ने वो खंजर छिपा दिया है जिस पर अभी तक किसी के उंगलियों के निशान नहीं हैं। अर्शी का प्लान है कि रात के खाने के बाद जब सब अपने कमरों में होंगे तब वो अपनी ड्रामा शुरू करेगी। वो अदिति को निर्देश देती है कि जैसे ही वो चीखे, अदिति को सबसे पहले ऋषि को बुलाना है और कहना है कि उसने झनक को अर्शी के कमरे से भागते हुए देखा है। ये झूठ इतना पक्का होना चाहिए कि ऋषि को भी अपनी आंखों पर यकीन न हो। रात के 10 बजते हैं।
तूफान बाहर भी है और घर के अंदर भी। अचानक पूरे घर की लाइट चली जाती है। घने अंधेरे में बोस विला डरावना लग रहा है। झनक मोमबत्ती खोजने के लिए अपने कमरे से बाहर निकलती है, तभी अर्शी के कमरे से एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई देती है। बचाओ, मार डाला! ये चीख इतनी तेज है कि सोए हुए नौकर भी जाग जाते हैं। ऋषि, जो अपने स्टडी रूम में फाइलें देख रहा था, टॉर्च लेकर दौड़ता है। अदिति भी अपने कमरे से निकलती है जैसा कि प्लान था और जोर जोर से चिल्लाती है, झनक! मैंने झनक को देखा माँ के कमरे से निकलते हुए। ऋषि अर्शी के कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है। टॉर्च की रोशनी में जो नज़ारा दिखता है वो सबको सन्न कर देता है। अर्शी जमीन पर पड़ी है, उसके कंधे से खून बह रहा है और पास में ही एक फूलदान टूटा पड़ा है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि अर्शी ने जो सोचा था वैसा नहीं हुआ। प्लान के मुताबिक उसे खुद को खंजर से हल्का खरोच मारना था, लेकिन अंधेरे में किसी और ने अर्शी पर असली हमला कर दिया है। अर्शी के कंधे का घाव गहरा है और वो नाटक नहीं कर रही, वो वाकई दर्द से तड़प रही है। क्या ये अदिति की गलती थी या घर में कोई तीसरा शख्स मौजूद है जिसका फायदा अर्शी उठाना चाहती थी, लेकिन पासा उल्टा पड़ गया? ऋषि प्रोफेशनल हो जाता है। वो तुरंत एम्बुलेंस के लिए चिल्लाता है। अदिति, जो अपनी माँ को सच में घायल देखकर डर गई है, अब भी तोते की तरह रटा रटाया झूठ बोलती है। ऋषि, झनक ने किया है ये, मैंने उसे देखा है माँ के कमरे से निकलते हुए। इसी बीच लाइट आ जाती है। झनक, जो शोर सुनकर वहां पहुंची है, उसे देखकर अदिति उस पर झपट पड़ती है। तुमने मेरी माँ को मारने की कोशिश की, तुम डायन हो। झनक हक्की बक्की है। वो अपनी सफाई देने की कोशिश करती है, लेकिन सबूत उसके खिलाफ प्लांट किए जा चुके हैं। ऋषि अर्शी के पास बैठा है, घाव को दबा रहा है, लेकिन उसकी नजरें झनक पर है। ऋषि का दिल कह रहा है कि झनक ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन मौके के गवाह अदिति और हालात चीख चीख कर झनक को दोषी बता रहे हैं। ऋषि अब एक भयानक धर्म संकट में फंस गया है। क्या वो एक पुलिस वाले के तौर पर झनक को गिरफ्तार करेगा या एक प्रेमी और सच के अन्वेषक के तौर पर उसे बचाएगा? अर्शी बेहोश होने से पहले कांपती उंगली झनक की तरफ उठाती है। ये इशारा झनक की किस्मत पर ताला लगाने के लिए काफी है। अब पूजा के वीडियो का असली सस्पेंस शुरू होता है। क्या ऋषि झनक के हाथों में हथकड़ी पहनाएगा? बोसवेला के हॉल में पसरा सन्नाटा अब पुलिस सायरन की गूंज में बदल चुका है। अर्शी खून से लथपथ होकर स्ट्रेचर पर ले जाई जा रही है, लेकिन उसकी दर्द से कराहती आवाज के बीच भी उसकी आंखों में एक शैतानी संतोष है। उसका प्लान कामयाब हो गया है। घर के अंदर वो नज़ारा है जिसका डर हर झनक फैन को था। एसपी ऋषि कानून और सबूतों की मजबूरियों में जकड़ा हुआ धीरे धीरे झनक की तरफ बढ़ता है। उसके हाथ में हथकड़ी है। ड्रामा क्वीन पूजा आपको बता दे कि ये ऋषि की जिंदगी का सबसे भारी पल है। एक तरफ उसका फर्ज है जो कहता है कि जिस कमरे से आरोपी भागते हुए दिखा और जहां हत्या का हथियार मिला, उसे गिरफ्तार करना ही होगा। दूसरी तरफ उसका दिल है जो जानता है कि झनक चींटी को भी नहीं मार सकती। अपनी सौतेली मां को खंजर मारना तो दूर की बात है। आदिति कोने में खड़ी अपनी जीत पर मुस्कुरा रही है। उसे लग रहा है कि आज उसने झनक को हमेशा के लिए अपनी और ऋषि की जिंदगी से निकाल फेंका है। झनक ऋषि की आंखों में देखती है। वो भीख नहीं मांगती, वो रोती नहीं है, वो बस धीमे स्वर में पूछती है, ऋषि सर, क्या आपको भी लगता है कि मैंने ये किया है? ऋषि कोई जवाब नहीं देता, बस अपनी नजरें झुका लेता है और झनक के हाथों में हथकड़ी पहना देता है। ये खामोशी दर्शकों के दिल को चीर देगी। जैसे ही झनक को पुलिस जीप में बिठाया जाता है, आदिति ऋषि के पास आती है और कहती है, शुक्र है ऋषि, तुमने सही फैसला लिया, अब ये जड़ सुरक्षित है। लेकिन ऋषि आदिति को कोई जवाब नहीं देता। वो जीप का दरवाज़ा बंद करता है और ड्राइवर को थाने चलने का इशारा करता है, लेकिन खुद जीप में नहीं बैठता। ऋषि अपनी पर्सनल कार निकालता है। उसकी मंजिल पुलिस स्टेशन नहीं बल्कि हॉस्पिटल है, और उसके बाद फॉरेंसिक लैब। ऋषि ने झनक को गिरफ्तार जरूर किया है ताकि वो अर्शी और आदिति को ये दिखा सके कि वो उनके जाल में फंस गया है, लेकिन असल में ये ऋषि की एक चाल है। वो जानता है कि झनक जेल में ज्यादा सुरक्षित रहेगी बजाय उस घर के जहां हर पल उसके खिलाफ साजिश रची जा रही है। ऋषि का असली मिशन अब शुरू होता है। अगले 24 घंटों में उसे झनक को बेगुनाह साबित करना है, इससे पहले कि अर्शी का दिया हुआ घाव कोर्ट में झनक को मुजरिम करार दे दे। हॉस्पिटल में अर्शी को होश आ जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि घाव गहरा था, लेकिन अब वो खतरे से बाहर है। आदिति अपनी माँ के पास बैठी है। अर्शी आदिति से पूछती है, क्या वो जेल गई? आदिति हंसते हुए हाँ में सिर हिलाती है। दोनों माँ बेटी अपनी जीत का जश्न मना ही रही होती हैं, तभी उनके कमरे का दरवाज़ा धड़ाम से खुलता है। वहाँ कोई डॉक्टर नहीं बल्कि एसपी ऋषि खड़ा है, लेकिन इस बार ऋषि के चेहरे पर दामाद वाला लिहाज नहीं बल्कि एक सख्त पुलिस ऑफिसर का अंगार है। ऋषि के हाथ में एक पीली फाइल है। वो फाइल अर्शी के बेड पर पटकता है। अर्शी घबराते हुए पूछती है, ये क्या है?
ऋषि की आवाज में बर्फ जैसी ठंडक है। ये अनिरुद्ध पापा की ब्लड रिपोर्ट और उन दवाइयों की फॉरेंसिक जांच है सासू माँ। अर्शी का चेहरा पीला पड़ जाता है। ऋषि खुलासा करता है कि उन दवाइयों में आर्सेनिक की हल्की मात्रा पाई गई। अर्शी हकलाने लगती है, बहाने बनाती है, लेकिन ऋषि उसे बोलने का मौका नहीं देता। वो अपनी जेब से एक प्लास्टिक बैग निकालता है जिसमें वो खंजर है जिससे अर्शी घायल हुई थी। ऋषि कहता है, और ये खंजर जिसे आपने झनक के कमरे में प्लांट करवाया था, मेरी टीम ने इसकी जांच की। इस पर सिर्फ आपके फिंगरप्रिंट्स हैं, हैंडल पर, ब्लेड पर, हर जगह। अगर झनक ने आपको मारा होता तो उसके निशान होते या फिर छीना झपटी के निशान होते, लेकिन इस खंजर पर जो निशान है वो साफ बताते हैं कि इसे आपने खुद पकड़ा और खुद को मारा। अदिति ये सुनकर सन्न रह जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि उसकी माँ उसे जीतने के लिए इतना गिर सकती है। ऋषि अदिति की तरफ मुड़ता है और कहता है, अदिति, तुमने झूठ बोला कि तुमने झनक को भागते देखा। झूठी गवाही देने के जुर्म में मैं तुम्हें अंदर कर सकता हूँ। अदिति डर के मारे रोने लगती है और सच उगल देती है कि ये सब माँ का प्लान था। अब कहानी का क्लाइमैक्स और भी जबरदस्त होता है। ऋषि अर्शी को गिरफ्तार नहीं करता, बल्कि उसे एक अल्टीमेटम देता है। अभी मेरे साथ थाने चलो और अपना बयान बदलो। कहो कि ये एक एक्सीडेंट था और झनक बेकसूर है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं जहर देने के जुर्म में तुम्हें परमानेंट जेल भेज दूंगा। अर्शी के पास कोई रास्ता नहीं बचता। अपने ही बुने जाल में वो बुरी तरह फंस चुकी है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि ऋषि थाने पहुंचता है। झनक लॉकअप के कोने में बैठी है, उसका चेहरा उतरा हुआ है। ऋषि कांस्टेबल को इशारा करता है और लॉकअप का ताला खुलता है। झनक को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। ऋषि उसके पास जाता है और खुद अपने हाथों से उसकी हथकड़ी खोलता है। ऋषि की आंखों में पश्चाताप और प्यार दोनों हैं। वो झनक से माफ़ी मांगता है कि उसे ये नाटक करना पड़ा। झनक, जो अब तक पत्थर गनी हुई थी, ऋषि के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। ये महामिलन का पल दर्शकों के लिए विजुअल ट्रीट होगा। ऋषि उसे वादा करता है कि अब उसे कोई नहीं फंसा पाएगा। लेकिन असली धमाका तो अभी बाकी है। जब ऋषि झनक को लेकर वापस बोसविला पहुंचता है तो वहां एक और चमत्कार उनका इंतजार कर रहा होता है। घर के हॉल में व्हीलचेयर पर कोई बैठा है। ये अनिरुद्ध बोस है। दवाइयों का असर कम होने और सही इलाज मिलने के बाद अनिरुद्ध को होश आ गया है। अर्शी और अदिति, जो ऋषि के पीछे पीछे घर में दाखिल हुई थीं, अनिरुद्ध को होश में देखकर कांप उठती हैं। अनिरुद्ध अभी कमज़ोर है, लेकिन उसकी याददाश्त पूरी तरह वापस आ चुकी है। वो अर्शी की तरफ उंगली उठाता है और कांपती आवाज़ में कहता है, ऋषि, इस औरत ने मुझे मारने की कोशिश की। अनिरुद्ध की गवाही ताबूत में आखिरी कील साबित होती है। अर्शी अब कोई नाटक नहीं कर सकती। अदिति भी अपनी माँ से दूर हट जाती है, ये दिखाने के लिए कि वो इस पाप में शामिल नहीं थी। अनिरुद्ध झनक को अपने पास बुलाता है। वो सबके सामने ऐलान करता है कि आज से बोस परिवार के सारे फैसले झनक लेगी। वो अर्शी को घर से निकालने का आदेश देता है। मैं तुम्हें जेल नहीं भेज रहा अर्शी, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम अदिति की माँ हो, लेकिन आज के बाद इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हैं। अर्शी, जो कल तक इस घर की रानी थी, आज एक पल में भिखारी बन गई। वो अदिति की तरफ देखती है, उम्मीद करती है कि बेटी साथ देगी, लेकिन अदिति भी अपना मुंह फेर लेती है क्योंकि उसे अपनी आलिशान जिंदगी प्यारी है, माँ नहीं। अर्शी को अपमानित होकर घर छोड़ना पड़ता है। वीडियो के अंत में एक बहुत ही खूबसूरत और सांकेतिक दृश्य है। झनक अब बोसविला की सीढ़ियों पर खड़ी है, जो सत्ता का प्रतीक है। ऋषि नीचे खड़ा उसे देख रहा है। उनकी आंखों में एक मूक संवाद है। वे जानते हैं कि अभी राहें अलग हैं। ऋषि अदिति का पति है और झनक उसकी साली है, लेकिन उनके दिलों के तार जुड़े हुए हैं। अदिति ये देख लेती है और उसकी आंखों में फिर से जलन की चिंगारी सुलगती है। अर्शी भले ही चली गई हो, लेकिन अदिति अभी भी वहीं है और ड्रामा क्वीन पूजा जानती है कि अदिति चुप बैठने वालों में से नहीं है। अनिरुद्ध झनक को हाथ ऋषि के हाथ में देता है और कहता है, मेरी बेटी का ख्याल रखना। ये इशारा है कि भविष्य में रिश्ते बदल सकते हैं। तो दोस्तों, ये था झनक के आने वाले एपिसोड्स का धमाकेदार विश्लेषण। अर्शी का अंत हुआ, लेकिन अदिति का बदला अभी बाकी है। क्या झनक माफ कर पाएगी अदिति को? क्या ऋषि और अदिति का रिश्ता अब टिक पाएगा या तलाक की नौबत आएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अनिरुद्ध झनक और ऋषि की शादी करवाने की सोचेगा? ये सब जानेंगे हम अगले वीडियो में। अगर आपको पूजा की ये स्क्रिप्ट और भविष्यवाणी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको अर्शी के जाने पर कितनी खुशी हुई। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि असली ड्रामा तो यही मिलता है। तब तक के लिए नमस्ते।